नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर अलवर से आपको बता दें, 2 शव बरामद हुए हैं जिसकी वजह से हड़कंप मच गया है। जिले के 2 इलाकों में शव बरामद हुए हैं। घटनास्थल पर मालाखेड़ा पुलिस पहुंची है। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। पूनखर गांव और सरिस्का के जंगल में शव बरामद हुए हैं। सरिस्का के जंगल नंदेश्वर के पास यह शव मिला है। एक बैग है ब्लू कलर का, उसमें एक शव है जो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि किसी महिला का है। अभी उसको देखेंगे, रात का टाइम हो गया है। अभी मोर्चरी में ले जाके और ओपन करेंगे, फिर पता करेंगे क्या मामला है इसमें। उसमें भी मिला है, उसमें बॉडी को निकाल लिया गया है। वो काफ़ी पुराना लगता है, 10, 12, 15 दिन पुराना लग रहा है। देखते हैं उसमें भी क्या है। अभी रात का टाइम हो गया है, तो उसकी इतला के बाद तुरंत यहाँ पे आ गई थी, दोनों को आइडेंटिफाई कर। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, क्या जानकारी? 2 शव अलग अलग जगहों पर मिले हैं। जी, अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना इलाके के अंतर्गत 2 अलग अलग जगह शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है और सवाल उठ रहा है कि एक साथ ही 2 अलग जगह पर एक जो कुएं में, पूनखर गांव में कुएं में शव मिला है कंकाल के रूप में, जिससे की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन इतना अंदाजा लगाया गया है कि वो पुरुष का शव है और पुलिस अब फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन एक सरिस्का के नंदेश्वर के जो नाला है उसके पास में बैग में शव मिला है। वो आशंका जताई जा रही है। एडिशनल एसपी श्रीमन मीना का कहना है कि वो महिला का शव हो सकता है। देर रात हो गई है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ा सवाल है कि एक साथ 2 अलग अलग जगहों पर शव मिलने से, एक महिला और एक पुरुष का शव मिला है, तो किस तरीके से इनकी हत्या करके इनके पटका गया है, क्या पूरा मामला है, इस बारे में अभी पुलिस की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अलवर में लगातार बढ़ते अपराध, हत्या, लूट, डकैती की जिस तरीके से वारदात सामने आती हैं। आज दिन में ही एक जो मिठाई विक्रेता है उसको रंगदारी के लिए 50 लाख की रंगदारी मांगते हुए फायरिंग की गई है। 2 शव मिले हैं। भिवाड़ी में जो बैंक की डकैती हुई उसमें अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। बड़ा सवाल है कि अलवर में आखिर कानून व्यवस्था इतनी लचर होने के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है। चलिए, बड़ा सवाल है। जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान के जोधपुर शहर में पुलिसकर्मियों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। भीलवाड़ा में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपियों को 3 घंटे घूमने के लिए छोड़ देने के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। शहर के एमडीएम अस्पताल लाए गए कैदी को सुरक्षा में तैनात 5 पुलिसकर्मियों ने 3 घंटे घूमने के लिए छूट दे दी। इस बीच अस्पताल से कैदी 3 घंटे बाद घूमकर वापस आया तो पुलिसकर्मियों की पोल खुल गई। चेक किया तो उन्हें तो वो म्यूजियम नहीं मिला वहाँ पे, और उन्हें हमारी गार्ड का कोई सदस्य मिला था। इस पर हमने तुरंत ही वहाँ एडिशनल डीसीपी और एसीपी को भेज करके जांच कर रही। तो कुछ देर में वो म्यूजियम और गार्ड के 1-2 कर्मी वापस आ गए। बाद में इसकी जांच एसीपी चक्रवर्ती से कराई गई तो ये सामने आया कि गार्ड के हमारे कांस्टेबल थे, वो उसको घुमाने फिराने के लिए कहीं पे ले गए थे 2-3 घंटे के लिए। कहाँ ले गए थे इस बारे में हम जांच कर रहे हैं। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या जानकारी? पुलिस वाले छूट दे रहे हैं कि आप जाइए आराम से मौज मस्ती करके आइए? देखिए, मामला जो है मथुरादास माथुर अस्पताल का है, जहां जो राजू फौजी था जिसने भीलवाड़ा में 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या की थी, उसका जो प्रमुख सहयोगी रहा राम निवास, उसकी पीठ में दर्द होने के बाद उसे एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां वो कॉटेज वार्ड में भर्ती था। जो 7 जुलाई को ये रात को 8 बजे वहां से गायब हो गया। जब स्टाफ की जो ड्यूटी बदली जाती है, इस दौरान वो वहां से एक पुलिसकर्मी के साथ बाहर निकल गया। इसके बाद इसने इस दौरान जो वहां पर जो गाड़ी स्टैंड का ठेका ले रखे जो कर्मचारी है उनको उस कमरे में बिठा दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। इस दौरान जब वहां नर्स पहुंची उसे इंजेक्शन लगाने के लिए दरवाजा खटखटाया और नहीं खोला तो लगातार जो दरवाजा बजाया गया। करीब जो रात को 11, साढ़े 11 बजे के करीब जब पूरा स्टाफ वहां पे इकट्ठा हो गया, चूंकि जेल कैदी का मामला था, तो लगातार दरवाजा बजाने के बाद अंदर से दरवाजा खुला और जब वो 2 स्टैंड कर्मी बाहर आए तब इस बात का पता चला कि जो कैदी है वो अंदर नहीं है। इसके बाद उनको पकड़ा गया और
शास्त्रीनगर थाने ले जाया गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो 2 स्टैंड कर्मी है उनको हिरासत में लिया। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी है सुखवीर सिंह और नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 3 अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। कुल 5 पुलिसकर्मी, जिसमें एक हेड कांस्टेबल। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। अलवर में दिन दहाड़े लुटेरों ने मिष्ठान भंडार पर फायरिंग की, फरार हो गए। उसके बाद जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने पहले काउंटर पर 50 लाख रुपए की रंगदारी की पर्ची दी और फिर फायरिंग कर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार के मुताबिक पर्ची में भोंडसी जेल में बंद 2 बदमाशों मोहित उर्फ दांडी और नवीन गुर्जर उर्फ धागावाला के नाम लिखे हैं और उस पर्ची में लिखा है अभी तो गोलियां चलाई हैं, जो चेतावनी है, अगर 50 लाख नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा। इस घटना के बाद पूरे शहर में दहशत है। इस सूचना के बाद एएसपी सरिता सिंह और अलवर शहर विधायक संजय शर्मा भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। भंडार पर आज एक लड़के द्वारा फायरिंग की घटना की गई, जो इनके सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर है और इसमें फिरौती की डिमांड की गई 50 लाख की, और जिसमें भौंडसी जेल से रिलेटेड 2 मुलजिमों के नाम भी मेंशन किए गए। इसको वारदात को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मालिक का कहना है कि इनको पहले भी प्रीवियस किसी भी प्रकार की ना तो कोई थ्रेट मिली है, ना किसी प्रकार की डिमांड हुई है। हमारे पूर्व पार्षद रहे पूर्ण जी का ये प्रतिष्ठान है, बहुत प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है। मुझे जानकारी मिली कि यहाँ अपराधी वर्ग ने आकर के पहले पर्ची पकड़ाई, उसके बाद गोली चलाई। इनके जो कोल्ड ड्रिंक्स का शोरूम था उसके अंदर मैं तुरंत यहाँ पहुँचा। मैंने वीडियो जो इनके कैमरे उसमें भी देखी, उसमें एक व्यक्ति हेलमेट लगा के खड़ा हुआ है, पर्ची देने का प्रयास कर रहा है और पर्ची देने के बाद फिर वो घूम करके गोली चलाता है। और उस पर्ची के अंदर भौंडसी जेल में बंद 2 मुलजिमों के नाम है। उसके साथ साथ उन्होंने 50 लाख की इनसे एक्सटॉर्शन की भी मांग करी है, डिमांड मांग करी है। और 3:30 बजे के समथिंग एक बंदा जिसने हेलमेट पहन रखा था और अंदर से मास्क लगा रखा था, वो आया, उसने पर्ची दी मेरे को हाथ में। मैंने उससे पूछा किस चीज़ की पर्ची है, तो उसने बताया कि ये पर्ची रख लो, है तुम्हारे लिए। मैंने वो पर्ची ले ली। पर्ची लेते ही उसने तुरंत 2 फायर कर दिए फ्रिज पर 2 फायर कर दिए और वो भाग गया। किसी से दुश्मनी है ना कोई बात है। 2 बंदे आए, एक मोटरसाइकिल को दूर खड़ी कर दी, एक दुकान के ऊपर चढ़ाए, एक पर्ची दिए, पर्ची बंद थी, उसमें लिखा हुआ है या तो 50,000 रुपये दो, नहीं अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद में फायरिंग करिए, गोली चलाइए। शीशे की वो उसमें लगी है, अपने ये शीशा उसमें है ना, ये होल्डिंग वाला, उसमें ये गोली लगी हुई है। और अब बात हथकड़ शराब की। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड इलाके में कंजर समुदाय के लोग की है। यह लोग वर्षों से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। यह लोग लंबे समय से अवैध हथकड़ शराब बनाने के गोरखधंधे में लिप्त हैं। यह लोग जंगलों और क्षेत्र में बहने वाली छोटी काली सिंध, चंबल और शिप्रा नदी के किनारों पर लगातार अवैध शराब बनाने और उसे सीमावर्ती मध्य प्रदेश तक सप्लाई करने के गोरखधंधे में लगे हुए हैं। जबकि समय समय पर आबकारी विभाग और पुलिस की टीमें दबिश देकर अवैध हथकड़ शराब, वॉश और अवैध शराब बनाने के उपकरण, भट्टियां नष्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका गोरखधंधा लगातार जारी है। विभाग द्वारा स्वयं चलाई जाती थी और इसमें हम लोग इन जराइम पेशा जाति के लोगों को दूसरे धंधों की ट्रेनिंग देकर या दूसरे धंधों में लगाकर हम कोशिश करते थे कि कुछ उनमें से कुछ परिवार अपने पुश्तैनी माने जाने वाले हथकड़ शराब और इस प्रकार के अवैध कामों को छोड़कर राष्ट्रीय मुख्यधारा में आए और इसमें कुछ मात्रा में विभाग सफल भी हुआ। बाद में ये जो कार्यक्रम था वो सामाजिक कल्याण एवं न्यायिक अधिकारिता विभाग में चला गया और अब उनके द्वारा इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। अपने यहाँ पे जो कंजर डेरे हैं उनमें जैसा आप बता रहे हैं इस तरह का मामला अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि इस तरह का ट्रेंड है कि ये लोग जब हम इनको पकड़ते हैं और ये जब जैसे में जेल में रह रहे होते हैं तो अपने साथ आसपास के लोगों से कांटेक्ट में आते हैं और अपराधियों से कांटेक्ट में आते हैं और ये साठगांठ बनाते हैं कि जब हम बाहर निकलेंगे। अब बात करेंगे आज जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक की। प्रदेश कार्यालय में शाह ने बीजेपी
की कोर कमेटी के सदस्यों के साथ चाय पर चर्चा की और राजनीतिक स्थितियों का जायजा लिया। ऐसे में हमारे संवाददाता ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और कांग्रेस नेता सीपी जोशी से प्रदेश में चल रहे सांप्रदायिक तनाव को लेकर खास बात की। निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में एक मैसेज है और कई चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, कई चीज़ों पर मार्गदर्शन मिला और यहाँ की स्थितियों के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पूरे कार्यालय में भी अनेक कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका उदयपुर की घटना की क्या आप लोगों ने जानकारी दी या उन्होंने पूछा कि उदयपुर में जो हुआ उसके बारे में आप लोगों से किस तरह का की राय मशवरा हुआ? देखिए, धन्यवाद भी हमने दिया कि तुरंत संज्ञान लेते हुए उस घटना पर एनआईए की टीम को तुरंत भेजा। इसके लिए हम सब लोगों ने धन्यवाद दिया और एनआईए की टीम आने के बाद वहाँ उन सारी चीज़ों का पर्दाफाश हुआ। कई लोग ऐसे थे, कई संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे, उन सारी चीज़ों की जानकारी एनआईए की जीत ने, उनका कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन षड्यंत्रकारी हैं। माफ कीजिएगा, ये चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी थे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है कि भाजपा ने दमन-दीव दादर नगर हवेली नगर पालिका चुनाव में सभी 13 वार्डों में जीत हासिल की, जिसमें 6 निर्विरोध और 7 चुनाव के माध्यम से जीते हैं। उन्होंने लिखा कि यह सब माननीय पीएम नरेंद्र मोदी और दमन-दीव बीजेपी की मेहनत और लोगों के अटूट विश्वास के कारण संभव हुआ है। जयपुर में ग्रामीण विकास सेवा परिषद का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें विकास मंत्री रमेश चंद्र मीना ने परिषद के सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की तरह पंचायती राज विभाग के अधिकारी भी किसी एक गांव को या किसी वंचित बच्चे को गोद लेकर उसका विकास करें। इस अवसर पर उन्होंने परिषद की नवनिर्मित वेबसाइट का लोकार्पण भी किया। कुछ प्रमुख जो मांगे हैं वो ये हैं कि एक तो हमारा जो कैडर का है उसका हम एप्रोप्रिएशन चाहते हैं, क्योंकि जो पद हैं वो काफ़ी कम हैं और काफ़ी लोग अभी इसके लिए एलिजिबल, प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, तो पद बढ़ाने की उनसे मांग है। क्योंकि पोस्ट पे कार्यभार अत्यधिक रहता है, तो हमने माननीय मंत्री महोदय को इसके संबंध में भी निवेदन किया है कि हमें जो अन्य मैन पावर है, जो अन्य विभागों के कार्य, लगभग हम 10 विभागों के कार्य हमारे मूल विभाग के अलावा कर रहे हैं, तो अन्य विभागों के कार्य जो हम कर रहे हैं उनके कार्यों के संपादन के लिए हमें पर्याप्त मैन पावर भी उपलब्ध करवाया जाए। विकास अधिकारी बनाया है तो ये सिस्टम है, वर्षों से चल रहा था, फिर हमने देखा भाई अधिकारियों की मांग है और ये राज्य में अब जिला परिषदों में भी काम करेंगे, एक अच्छा काम होगा और हम चाहते हैं इन अधिकारियों से भी हमारी अपेक्षा है कि गुणवत्तापूर्वक जनता का काम करें, जनता की समस्या है उसका समाधान करें। झुंझुनू स्थित खेमी शक्ति मंदिर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक का आज समापन हो गया। 3 दिन तक इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश के 45 प्रांतों से आए प्रांत प्रचारकों और सह प्रांत प्रचारकों से साल भर की गतिविधियों की समीक्षा की और आगामी कार्यक्रम को लेकर भी विचार विमर्श किया। इस दौरान संघ के 2025 में आने वाले शताब्दी वर्ष को लेकर मुख्य रूप से चर्चा की गई। साथ ही संकल्प दोहराया गया कि 2024 में आरएसएस की शाखाओं की संख्या लगभग दोगुनी करनी है। स्वाधीनता के जो 75 वर्ष, आज़ादी 75, ये जो मुख्य रूप से अब आने वाली 15 अगस्त 1947 के बाद 2022 को जो 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस संदर्भ में देश भर में विभिन्न प्रकार के कई सारे ऐसे जो कार्य हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें भी स्वयंसेवक जुटे हुए हैं।
झुंझुनू के खेमी शक्ति मंदिर परिसर में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक का आज समापन हो गया। यह बैठक 7 जुलाई से इस मंदिर परिसर में शुरू हुई थी, जो आज 9 जुलाई को इस बैठक का समापन हो गया है। इस बैठक में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत सहित आरएसएस के प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में संघ शिक्षा वर्ग के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। साथ ही संगठन के विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही संगठन की समाज में सहभागिता को लेकर भी इस बैठक में मंथन हुआ। संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में करीब 56,000 शाखाएं संचालित है, जिन्हें 1 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाने के लिए धरने प्रदर्शन जैसे आयोजन करते रहते हैं। कई बार नेताओं द्वारा इन निर्देशों को हल्के में लिए जाने के चलते ये फ्लॉप शो साबित हो जाते हैं। लेकिन अब कांग्रेस इसे लेकर गंभीर नजर आ रही है। इसके लिए पार्टी अब अपनी मॉनिटरिंग व्यवस्था को मजबूत कर रही है, जिसमें हर कार्यक्रम में पार्टी द्वारा अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, ताकि इन कार्यक्रमों में नेताओं की भागीदारी पर नजर रखी जा सके। इन पर्यवेक्षकों द्वारा हर कार्यक्रम की रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश कांग्रेस को सौंपी जा रही है, जिसमें पूरा ब्यौरा दिया जा रहा है। इन रिपोर्ट्स के आधार पर पार्टी भविष्य में फैसले भी करेगी। ये चाहते हैं कि उस कार्यक्रम में किस तरह से कार्यक्रम रहे, कितने सफल हुए, कहीं कोई कमी रही है, तो ये सारी जो रिपोर्ट है कार्यक्रम के बाद में वो जो कोऑर्डिनेटर रहते हैं उन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से आती भी है। और कोऑर्डिनेटर वहाँ जिले में जाकर 1 दिन रह के 2 दिन रह के और इन कार्यक्रमों को अच्छी तरह से अंजाम देते हैं, लोगों को समझाते हैं। जो पीसीसी का मैसेज है वो जाकर जो ब्लॉक लेवल तक और नीचे मंडल और वार्ड लेवल तक पहुंचे, इसलिए इन पर्यवेक्षकों की जो है वो नियुक्ति भी की जा रही है। फिलहाल इतना ही, आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे या न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है, जहां हम आपको क्रिप्टो से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें बताएंगे। क्रिप्टो मार्केट्स में हल्की गिरावट का शिकार एक और लेंडिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स वॉल्ट ने 4 जुलाई को घोषणा की कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर विड्रॉल्स, ट्रेडिंग और डिपॉजिट को सस्पेंड कर रहे हैं। कंपनी ने यह फैसला बाजार के वॉलेटाइल कंडीशंस के मद्देनजर लिया है। सिंगापुर के इस कंपनी के सबसे ज्यादा कर्मचारी भारत में हैं। वॉल्ट के सीईओ दर्शन बथीजा ने एक बयान में कहा कि कुछ बड़े बिजनेस पार्टनर की वित्तीय हालत बिगड़ने के बाद वॉल्ट के कारोबार पर असर पड़ा है। साथ ही 12 जून से अब तक ग्राहकों ने वॉल्ट से तकरीबन $198 मिलियन विड्रॉ किए हैं। इस विड्रॉल का सिलसिला टेराफॉर्म लैब्स के यूएसटी स्टेपलिकॉन के कोलैप्स से शुरू हुआ। वॉल्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि वो भारत और सिंगापुर के फाइनेंशियल एंड लीगल एडवाइजर्स के साथ रीस्ट्रक्चरिंग ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं, ताकि वॉल्ट स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट सुरक्षित रहें। वहां एफबीआई ने $4 बिलियन वन कॉइन फ्रॉड वाली क्रिप्टो क्वीन को 10 मोस्ट वांटेड फ्यूगेटिव्स लिस्ट से में शामिल किया है। 2014 में राजू इग्नेटोवा ने वन कॉइन की स्थापना की, जो बिटकॉइन को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया था। इग्नेटोवा ने 3 साल में निवेशकों को चूना लगाया, $4 बिलियन कमाया और फरार हो गई। यूरोपोल ने इन्हें पिछले महीने यूरोप की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया है। इस हफ्ते एफबीआई ने इग्नेटोवा को टॉप 10 मोस्ट वांटेड फ्यूगिटिव्स की अपनी सूची में शामिल किया और हवाला दिया कि वो बड़े पैमाने पर फ्रॉड स्कीम को लीड कर रही थी, जिसने दुनिया भर के लाखों निवेशकों को नुकसान पहुंचाया। इन्वेस्टिगेटर का कहना है कि इस बुल्गेरियन बेस्ड प्रोजेक्ट में ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित करने वाला कोई ब्लॉकचेन नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स इस लार्ज स्केल फ्रॉड को एक इंटरनेशनल पिरामिड स्कीम कह रहे हैं।
क्रिप्टो हेज फंड 3 एरोज कैपिटल 3AC यूएस बैंक्रप्सी कोर्ट के चैप्टर 15 के तहत यूनाइटेड स्टेट्स में लेनदारों से सुरक्षा की मांग कर रहा है। ये कोड विदेशी देनदारों को यूएस एसेट्स को शील्ड करने की अनुमति देता है। सिंगापुर बेस्ड 3AC क्रिप्टो मार्केट्स में तेज बिकवाली से प्रभावित सबसे ज्यादा प्रोफाइल वाले निवेशकों में से एक है और इसको लिक्विडेट किया जा रहा है। 3AC के रिप्रेजेंटेटिव्स ने न्यूयॉर्क के साउथर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए यूएस बैंक्रप्सी कोर्ट में एक याचिका दायर की है। सिंगापुर के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने इस पर सीमा से ज्यादा संपत्ति रखने और झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया था। क्रिप्टो करेंसी में मंदी पिछले हफ्ते में एक और गहरी हो गई जब मेजर प्लेयर्स लिक्विडेशंस, विड्रॉल, फ्रीजेज एंड ट्रेडिंग हॉल्ट से जूझ रहे थे। तो क्रिप्टो करेंसी में आज बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।